हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 29 जुलाई 2025 को सेकंड शिफ्ट में, उसका इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सिंस ही हैज़ अराइव्ड यू कैन लीव 10 मिनट्स डैश नाउ। देखो, हम ऑप्शन के मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले लेटर का मतलब होता है सेकेंड ऑफ टू आइटम्स। सेकेंड ऑफ टू आइटम्स, दो आइटम्स हैं, उसमें जो सेकंड नंबर पे है वो होता है लेटर का मतलब। मोर लेट, हम मोर लेट वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। मोर लेट जैसे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं लेटर। अर्लियर इज़ अ कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ अर्ली एंड मोर अर्ली इज़ अ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वर्ड। तो ये तो आ ही नहीं सकता। देखो, लेटर सेकंड, यहाँ पे दो बात नहीं हो रही है, दो आइटम की, और लेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मोर लेट की जगह हम लेटर यूज़ करते हैं वैसे भी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अर्लियर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। सिंस ही हैज़ अराइव्ड यू कैन लीव 10 मिनट्स अर्लियर नाउ। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड क्या है? एलेक्ट्रिटी। एलाक्रिटी का क्या मतलब होता है, हम पहले ये देख लेते हैं। एलेक्ट्रिटी का मतलब होता है ईगरनेस, विलिंगनेस एंड प्रॉम्प्टनेस। विलिंगनेस एंड प्रॉम्प्टनेस। क्या बोल रहे हैं? हर एलाक्रिटी इन कंप्लीटिंग टास्क अहेड ऑफ शेड्यूल्ड इम्प्रेस्ड हर सुपरवाइज़र। मतलब उसको जो इतनी जल्दी है टास्क कंप्लीट करने के लिए, ताकि वो इम्प्रेस कर सके अपने सुपरवाइज़र को। और इलेक्ट्रिटी का सिनोनिम पूछा है, हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। देखो, प्रॉम्प्टनेस, इलेक्ट्रिटी का मतलब ही होता है प्रॉम्प्टनेस, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। और ऑप्शन देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं? रिलक्टेंस का मतलब होता है अनविलिंगनेस, तो ये हो गया एंटोनिम। अनविलिंगनेस, ये तो एंटोनिम हो गया, है ना। इंसोलेंस का मतलब होता है रूड, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। रूड, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। परवर्शन का क्या मतलब होता है? डिस्टोर्शन और करप्शन ऑफ समथिंग। हम लिख देते हैं करप्शन ऑफ समथिंग। तो हमारा आंसर क्या हो गया? एलाक्रिटी का सिनोनिम हो गया प्रॉम्प्टनेस एंड एंटोनिम हो गया रिलक्टेंस। Question number 3, select the most appropriate idiom that can substitute the highlighted segment in the given sentence. Lena is a great leader because she know how to calmly handle stressful situation. यहाँ पे underline क्या है? Calmly handle stressful situations. Blow things out of proportion, jump on the bandwagon, keep a stiff upper lip, थ्रो इन द टॉवल। हम इन सबके ईडियम्स के हमारे को मतलब भी देखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि आंसर क्या है। हमारे को बताना है कामली हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए ईडियम। ब्लो थिंग्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है? टू एग्जाग्रेट अ सिचुएशन, बहुत बड़ा चढ़ा कर देना एक सिचुएशन को। जंप ऑन द बैंड वैगन, टू फॉलो अ पॉपुलर ट्रेंड। पॉपुलर ट्रेंड को जब हम फॉलो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जंप ऑन द बैंड वैगन। कीप अ स्टिफ अपर लिप, टू रिमेन काम एंड नॉट शो इमोशन स्पेशली इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो कामली हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए हम कौन सा ईडियम यूज़ करेंगे? कीप अ स्टिफ अपर लिप। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। और थ्रो इन द टॉवल का क्या मतलब होता है? टू गिव अप। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन for the given word group of words. A person who believes in no government or law. A person who believes in no government and law is anarchist. Option number 2 is the correct answer. Pacifist कौन होता है? Pacifist होता है a person who opposes war or violence. A person who opposes war or violence. Anarchist, a person who believes in the absence of government or law. Nihilist, a person who rejects all religious and moral principles. A person who rejects all religious
and moral principles. और टोटलिटेरियन कौन होता है? अ पर्सन और सिस्टम दैट एक्सरसाइज एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ. अ पर्सन or system that exercise absolute control over public or private life. Question number 5. Sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. देखो किस किस से स्टार्ट हो सकता है? ई से डी से, मतलब ए से स्टार्ट नहीं हो सकता और सारे ऑप्शन में बी सी डी एंड ई. तो माउंट एवरेस्ट अट्रैक्ट क्लाइंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु वांट टू रीच इट समिट. ठीक है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिमालय रेंज इन एशिया, मतलब हिमालय की बात हो रही होगी, जब भी तो बताया है, मतलब माउंट एवरेस्ट की बात हो रही होगी कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज इन एशिया एंड सिट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड तिब्बत. द माउंटेन हार्श कंडीशन include extreme cold, low oxygen levels and unpredictable weather. Despite the dangers, यहाँ पे डेंजर्स की बात कर रहे होंगे, अभी देखते हैं. डेंजर कहाँ पे? सी में लिखा है. एक्सट्रीम कोल्ड, लो एक्सचेंज लेवल्स एंड अनप्रिडिक्टेबल वेदर. डिस्पाइट द डेंजर्स, hundreds attempts the climb each year driven by the challenge in represent. और ई क्या है? known as the world's highest peak, Mount Everest rises 8848 मीटर above sea level. तो हमारा स्टार्ट यहीं से होगा, क्योंकि यही सबसे पहले माउंट एवरेस्ट के बारे में बता रहा है कि उसकी सी लेवल से कितनी ऊंचाई है. और आपको ये भी पता होनी चाहिए कि इंडिया की फर्स्ट हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई ये जीके में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये लर्न होनी चाहिए. तो स्टार्ट कहाँ से होगा? ई से. ई से स्टार्ट होने पे ही सारी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. फिर भी अगर हम पढ़ के देख लेते हैं, देखो सी के बाद डी आएगा ही, क्योंकि सी में बात हो रही है डेंजर्स की, और डी उसके बाद डेंजर का बता रहा है. तो क्या आएगा? ई. फिर बी आएगा. बी क्या? इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिमालय रेंज इन एशिया एंड सिट्स ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत. फिर आएगा ए. माउंट एवरेस्ट अट्रैक्ट क्लाइंबर्स from all over the world who want to reach its summit. फिर C. The mountains harsh condition include extreme cold, low oxygen level and unpredictable weather. Then D. Despite the dangers, hundreds attempts the climb each year driven by the challenge it represents. Question number 6. Select the most appropriate option to fill in the blanks. Despite practicing dash at first, शगुफ्ता इम्प्रूव्ड विद डेडिकेशन एंड एफर्ट. मतलब डिस्पाइट प्रैक्टिसिंग, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी पहले. एक तरह से हम ऐसे बोलते हैं ना, वो तो पागलों की तरह प्रैक्टिस कर रही है, बट उसको उसकी डेडिकेशन एंड एफर्ट से इम्प्रूव हो गया. तो हम क्या बोलेंगे? डिस्पाइट प्रैक्टिसिंग बैडली एट फर्स्ट, शगुफ्ता इम्प्रूव्ड विद डेडिकेशन एंड एफर्ट्स. देखो वर्स मतलब होता है बहुत ज़्यादा बेकार, पहले से भी ज़्यादा बेकार हो जाना, तो ये तो वही नहीं आएगा. बैडली एक एडवर्ब है जो यहाँ पे फिट बैठ रहा है. बैडनेस नाउन है और बैड इज़ एन एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है. बैडली एडवर्ब है. क्वेश्चन नंबर 7. सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल ऑर्डर. अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ. देखो द सन डिप्ड बिलो द होरिजन पेंटिंग द स्काई इन ह्यूज ऑफ ऑरेंज एंड पिंक. मतलब यहाँ पे सनसेट की बात हो रही है. विद अ सॉफ्ट ब्रीज ब्लोइंग थ्रू द ट्रीज द एटमॉस्फेयर वॉज सीरीनी. फैमिलीज गैदर्ड ऑन द बीच एंजॉय द वार्मथ इन द इवनिंग. चिल्ड्रन लाफ्ड एंड प्लेइंग इन द सैंड बिल्डिंग सैंड castles and chasing seagulls. As twilight descended, the sounds of waves crashing against the shore filled in the air. हमने ये पांचों के पांचों पढ़ लिया. अब देखो किससे स्टार्ट हो सकता है? ए से, सी से, डी से एंड ई से. बी से तो हो ही नहीं सकता. अब देख लेते हैं स्टार्ट कहाँ से होगा.
देखो जो ये सनसेट वाली बात हो रही है, ये तो जब हमारा पूरा सिनेरियो ख़त्म हो जाता है तो हम एंड करने के लिए बता देंगे कि सनसेट हो रही है, मतलब लास्ट में तो क्या आएगा, ए लास्ट में आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया एंड सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचा सी से स्टार्ट हो सकता है या ई से। सी पढ़ो, देखो फैमिलीज गैदर्ड ऑन द बीच एन्जॉय द वार्मथ इन द इवनिंग। यस, यहीं से ही स्टार्ट होगा क्योंकि पहले फैमिलीज गैदर होंगी, उसके बाद चिल्ड्रन खेलेंगे और फिर उसके बाद सब उसके बाद ही उस पूरे डिस्क्राइब करेंगे ना उसको। तो सबसे पहले आएगा फैमिली गैदर्ड ऑन द बीच एन्जॉय द वार्मथ ऑफ द इवनिंग, सी आ गया। सी के बाद आएगा पहले फैमिली गैदर करिए, फिर उन्होंने क्या बोला, विद अ सॉफ्ट ब्रीज ब्लोइंग थ्रू द ट्रीज द एटमॉस्फेयर वाज सनरी। फैमिलीज आई एंजॉय करा वार्मथ इवनिंग में और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। उसके बाद आएगा चिल्ड्रन लाफ्ड एंड प्लेड विद इन द सैंड, डी। फिर ई, as twilight descended, the sounds of wave crashing against the shore filled with air. The sun dipped below the horizon, painting the sky in hues of orange and pink. Option number 1 is the correct answer. Question number 8. Select the most appropriate question tag to fill in the blanks. Nothing can be done about this situation. देखो नेगेटिव सेंटेंस है, नथिंग से नेगेटिव हो गया, तो आंसर क्वेश्चन टैग कैसा आएगा, हमारा पॉजिटिव आएगा। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। देखो कैन लिखा है और यहाँ पे सब्जेक्ट में आएगा इट, तो आ जाएगा हमारा कैन इट। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। इट, इज़ इट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसके यूज़ नहीं हो। Question number 9. Select the antonym of the underlined word in the given sentence. The witness continued to prevaricate, avoiding a direct answer to the lawyer's question. तो underlined word क्या है, prevaricate। ऑप्शन के मतलब देखते हैं। एक्सकोरिएट का क्या मतलब होता है, डिस्टॉर्ट, एनवरेट एंड स्वेयर। स्वेयर का मतलब देखो जब हम कसम खाते हैं कि सच ही बोलूँगा, तो स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना। हम मेनली कहते हैं ना, आई स्वेयर आई स्वेयर। सबसे पहले तो प्रीवेरिकेट, प्रीवेरिकेट का क्या मतलब होता है, अवॉइड टेलिंग द ट्रुथ, अवॉइड टेलिंग द ट्रुथ। और जब हमारे को प्रीवेरिकेट का मतलब पता चल गया क्या होता है, अवॉइड टेलिंग द ट्रुथ, तो इसका आंसर एंटोनिम तो हम फटाफट लगा सकते हैं, स्वेयर की टेलिंग द ट्रुथ। हम कहते हैं ना आई स्वेयर मतलब मैं सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, तो ये जाएगा टेलिंग द ट्रुथ, टेलिंग द ट्रुथ। और ऑप्शंस के मतलब देख लेते हैं। एक्सकोरिएट का क्या मतलब होता है, टू क्रिटिसाइज हार्शली, टू क्रिटिसाइज हार्शली। डिस्टॉर्ट, टू टू ट्विस्ट और मिसरिप्रेजेंट, टू ट्विस्ट और मिस प्रेजेंट। एनरवेट, एनरवेट का क्या मतलब होता है, टू वीकन, टू वीकन। क्वेश्चन नंबर 10. Select the most appropriate idiom that can substitute the highlighted segment in the given sentence. She is been overworking herself with her job and night classes and now she is completely worn out. यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड क्या है, ओवर वर्किंग हर सेल्फ, मतलब बहुत ज़्यादा काम करना, डे यही लिखा है। शी हैज़ बिन ओवर वर्किंग हर सेल्फ विद हर जॉब एंड नाइट क्लासेस, जॉब भी करती है दिन में और रात में नाइट क्लासेस भी लेती है। एंड नाउ शी हैज़ कम्प्लीटली वोन आउट। तो कटिंग ऑन गॉर्डियन नॉट, कटिंग ऑन गॉर्डियन नॉट का क्या मतलब, सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्विकली, सॉल्विंग a complex problem quickly, throwing down the gauntlet, इसका मतलब होता है issuing a challenge, issuing a challenge। casting pearls before swine, casting pearls before swine, offer something valuable to someone who does not know its value, offer something valuable to someone
हु डज नॉट नो इट्स वैल्यू, हु डज नॉट नो इट्स वैल्यू। और बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब ये हमारी देखो एक कैंडल है, इसको मैं ऊपर, मतलब इस ईडियम का मैं आपको मतलब बता रही हूँ कि अगर आपको वैसे, मतलब अभी तो मैं आपको इंग्लिश मीनिंग बता दूँगी, अगर नहीं भी पता होगा तब भी आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ से भी जल रही है ये कैंडल, और अगर ये नीचे से भी जल जाए, बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, तो क्या होगा, कैंडल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, मतलब अपनी लाइफ को वो बहुत ज़्यादा काम में लगा रही है। वर्किंग ओवर वर्किंग हर सेल्फ, मतलब वो डे में भी काम कर रही है, नाइट में भी काम कर रही है। तो बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स का इंग्लिश मतलब मीनिंग क्या होगा, वो होगा वर्किंग टू हार्ड और डूइंग टू मैनी थिंग्स स्पेशली फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट नाइट। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे बर्निंग, ओ सॉरी, बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स तो लिखा है ना, वर्किंग टू हार्ड or doing too many things especially from early morning until late night। Question number 11. Sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. ये थर्ड जम्बल सेंटेंस है इस पेपर का। The human brain is remarkable organ capable of adapting and changing throughout life. As a result, individual can develop new skills, recover from injuries, and even alter deeply ingrained habits. Scientists have discovered that the brain is not a static structure but a dynamic entity that continuously reorganizes itself. This adaptability, देखो adaptability जहाँ पे वर्ड यूज़ होगा ना उसके बारे में बता रहे हैं ये इस adaptability की, plays a crucial role in cognitive development, memory formation, and emotional resilience. This process, known as neuroplasticity, allows the brain to rewire itself, forming new neural connections in response to learning and experience. देखो D और E से तो स्टार्ट हो ही, अरे A से ही स्टार्ट होगा, ये तो पहले ही पता चल गया। The human brain is a remarkable organ capable of adapting and changing throughout life. उसके बाद क्या आएगा, B आएगा, C D। देखो डी तो एडेप्टेबिलिटी के बारे में बात हो रही होगी, वो उसी के तभी आएगा, तो डी तो आएगा ही नहीं, ये काट दिया हमने। अब आएगा बी या सी, देख लेते हैं बी क्या। एज अ रिजल्ट इंडिविजुअल्स, मैंने डी काट दिया, और फर्स्ट वाले में द ह्यूमन ब्रेन इज़ अ रिमार्केबल ऑर्गन कैपेबल ऑफ अडेप्टिंग एंड चेंजिंग थ्रू आउट द लाइफ। फिर दिस एडेप्टेबिलिटी, मतलब ए के बाद डी ही आएगा, ए के बाद क्या आएगा, डी। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे लिखा है ना कैपेबल ऑफ अडेप्टिंग, तो दिस अडेप्टेबिलिटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेमोरी फॉर्मेशन एंड इमोशनल रेजिलियंस। फिर क्या आएगा, ए के बाद डी, फिर बी क्या, एज अ रिजल्ट इंडिविजुअल कैन डेवलप न्यू स्किल्स, रिकवर फ्रॉम इंजरीज एंड इवन ऑल्टर डीपली ingrained habits. फिर सी, साइंटिस्ट हैव discovered that the brain is not static structure but a dynamic entity that continuously reorganizes itself. फिर ये reorganize कर लेता है माइंड ब्रेन अपने आप को, तो दिस प्रोसेस नोन एज न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ए डी बी सी ई। क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। विद ईच स्ट्राइड द रनर मूव डैश टूवर्ड्स द फिनिश लाइन, मतलब हर कदम से रनर अपनी फिनिश लाइन के पास पहुंचता जा रहा है। क्या फास्टर एंड फास्टर, मोर फास्टर एंड फास्टर, फास्टर एंड फास्टेस्ट, या फास्ट एंड फास्टर। तो हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, विद ईच स्ट्राइड द रनर मूव फास्टर एंड फास्टर टूवर्ड्स द फिनिश लाइन। कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री ही आती है। क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। देखो सबसे पहले हम ऑप्शन ही देख लेते हैं कि इनकरेक्ट वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, कमिटमेंट, एग्रीकल्चर एंड पॉलिसी मेकर।
देखो इन्वेस्टमेंट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है क्योंकि ये डेली लाइफ में यूज़ हम पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चरल भी ठीक है, पॉलिसी मेकर भी ठीक है। कमिटमेंट में ही हमारे को प्रॉब्लम होती है, तो कमिटमेंट में एक टी फालतू है। डोंट कन्फ्यूज इट विथ कमिटेड। कमिटेड में डबल टी आता है, कमिटमेंट में एक ही टी आता है ना। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। हमारे को इतना बड़ा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि जो ऑप्शंस थे वो ईजी थे। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द पैसेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सबसे पहले हम ऑप्शन ही देख लेते हैं क्योंकि ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है। सस्टेन्ड, अंडर प्रिविलेज्ड, इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे को पता ही चल गया कि एक्सेसिबिलिटी ही गलत है क्योंकि ACCESSIBILITY एक्सेसिबिलिटी ही होता है इसका आंसर। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 15. Select the most appropriate question tag to fill in the blanks. The novel, which was written by a relatively unknown author and received little initial publicity, unexpectedly became a bestseller and won several prestigious literary awards. जो ये सेंटेंस है हमारे को क्वेश्चन टैग बताना है। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा आएगा? नेगेटिव। सारे ही नेगेटिव हैं तो हमारा कोई एलिमिनेट। देखो द नॉवल विच वॉज रिटन बाय अ रिलेटिव, तो वॉज आ गया, तो वॉज हम यहाँ लिख देंगे वॉजेंट। वॉजेंट इट। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अब कॉम्प्रिहेंशन है पैराग्राफ हमारा। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज द पैसेज। पैसेज को समराइज करना है। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? क्वेश्चन नंबर 18, टोन ऑफ द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। टोन पूछ ली, टाइटल पूछ लिया, समराइज करना बोल दिया, सब कुछ तो पैसेज के बारे में बोल दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटेड एज अ गोल ऑफ द डी ग्रोथ मूवमेंट। अब सबसे पहले सबसे जल्दी पैसेज पे आ जाते हैं हम। In recent years, the concept of degrowth has emerged as a compelling counter narrative to the dominant economic paradigm that equates progress with perpetual growth. Unlike conventional models that prioritize GDP as the primary indicator of the nation's success, degrowth advocates urge that endless economic expansion is neither sustainable nor desirable. They contended that such models often lead to environmental degradation, depletion of fine resources, and widening social inequalities. Degrowth is not about recession or economic collapse, but rather about a deliberate downscaling of production and consumption in ways that enhance human well-being and ecological balance. It calls for systematic change such as reducing work hours, embarrassing low-impact lifestyle, prioritizing local economics, and redistributing wealth. In doing so, it proposes a redefinition of prosperity based on social equality, environmental stewardship, and community resilience. Far from promoting austerity, degrowth emphasizes investing in public goods such as education, healthcare, sustainable infrastructure that benefit society at large. It challenges the notion that more is always better, urging societies to adopt qualitative measures of success like happiness, health, and ecological integrity. Although critics raise concern that degrowth could hinder innovation and weaken economics, its proponents urge that innovation should align with environmental limits and social needs. With the intensified climate crisis, biodiversity loss, and growing awareness of planetary boundaries, degrowth has started to gain attention among environmental scholars, civil societies, and even some policymakers. While still in the fringe of mainstream economic thought, though, it invites a deep reflection on our values and encourages a transformative shift towards a future where social justice and ecological sustainability are central to development. What is the best summarize the passage?
Growth is a vital for security. Degrowth is a radical and impractical. Degrowth tackles problems of endless growth. Degrowth cuts GDP to fight poverty. देखो इसको समराइज क्या कर रहा है, degrowth tackles problem to endless growth. Option number 3 is the correct answer. Question number 17. Central theme of the passage. थीम किसके बारे में बात हो रही है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लिविंग स्टैंडर्ड, रेजिंग इंडस्ट्रियल आउटपुट, बेनिफिट्स ऑफ हाई जीडीपी, क्रिटिक ऑफ ग्रोथ, कॉल फॉर डी ग्रोथ. यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्रिटिक ऑफ ग्रोथ एंड कॉल फॉर डी ग्रोथ. क्वेश्चन नंबर 18. टोन ऑफ द पैसेज कैसी है? इन्फॉर्मेशन दे रहा है सबसे डी ग्रोथ के बारे में, तो क्या होगा? इन्फॉर्मेटिव एंड रिफ्लेक्टिव. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. Question number 19. Select the most appropriate title of the passage. Degrowth and its growth and its environmental consequences. Degrowth, a new path to sustainability. GDP and innovation, and engines of perpetual growth. The decline of global economics in the modern era. तो हमारा आंसर क्या होगा? टाइटल क्या हो जाएगा? Degrowth, a new path to sustainability, क्योंकि degrowth के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहा है ना वो. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. Question number 20. Which of the following is stated as a goal of the degrowth movement? Increasing consumer spending, shorter work weeks and wealth redistribution, promoting industrial globalization, expansion of fossil fuel industries. तो क्या है गोल ऑफ द degrowth movement? ये है shorter work weeks and wealth redistribution. आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऊपर पैसेज में बात हो रही है रिड्यूसिंग वर्क आवर्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ. ये वर्ड आया है पैराग्राफ में, तो उसी से ही हमने इसको पिक किया है. शॉर्टर वर्क वीक्स एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.